हेलो एंड वेलकम, दिस इज स्टडी IQ एंड आई एम प्रशांत झा। जो तहव्वुर राना जो 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले में शामिल था, जो कि पाकिस्तानी ओरिजिन था लेकिन कैनेडियन अमेरिकन सिटीजन अमेरिका में रहता था, उसको आतंकवादी हमले के मुंबई आतंकवादी हमले के 17 साल के बाद अमेरिका से इंडिया एक्स्ट्राडाइट किया गया है। तो उसी के रिगार्डिंग एक डेवलपमेंट और आई है कि उसके अब देखिए, कोई भी इवन कसाब को भी जब हमने गोलियां चलाते हुए देखा था, पर फिर भी उसको कोर्ट में मौका दिया गया है ताकि वो अपने इनोसेंस जो है वो प्रूव कर सके। उसी के रिगार्डिंग अब क्या कर रही है, तहव्वुर राना को भी ये मौका मिल रहा है। जब गवर्नमेंट जो है एक टीम फॉर्म कर रही है, उस टीम को लीड करेंगे तुषार मेहता जो कि सॉलिसिटर जनरल हैं, और उसके अंदर 2-3 लोग और हैं जो गवर्नमेंट का स्टैंड रखेंगी। जो तहव्वुर राना के खिलाफ सबूत गवर्नमेंट ने इकट्ठा किया है उसको कोर्ट में रखा जाएगा और तब कोर्ट के ऊपर में डिसीजन लिया जाएगा। कोर्ट डिसीजन लेगा कि तहव्वुर राना सच में जो उस 26/11 में शामिल था या नहीं है, तब उसके ऊपर में कड़ी कार्रवाई दी जाएगी और उसको जो है सख्त से सख्त सजा दिया जाएगा। लेकिन इस सेशन में हम इसके रिगार्डिंग एक दो चीजें और देखेंगे कि ये सॉलिसिटर जनरल है क्या, क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव में कोई भी जो न्यूज है, न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो कैसे आते हैं कि आपसे पूछ देगा सॉलिसिटर जनरल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में उसका मेंशन है या नहीं है। सॉलिसिटर जनरल जो है कौन से आर्टिकल में आते हैं, बिल्कुल नहीं आते हैं। तो आर्टिकल में कौन से आते हैं, अटॉर्नी जनरल आते हैं। अटॉर्नी जनरल क्या होते हैं ये देखेंगे। उसके बाद ये NIA क्या होता है, NIA का फॉर्मेशन कब हुआ, ये कौन से एक्ट में आता है, कौन से ईयर में आया है, ये हम देखेंगे। भारतीय न्यायिक संहिता के बारे में हम देखेंगे। UAPA इससे रिलेटेड जो है वो UAPA क्या है ये भी हम देखेंगे। तो इस न्यूज के अराउंड जो भी चीजें आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है उस सब को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस सेशन को। तो सबसे पहले तहव्वुर हुसैन राना है कौन। तो मैंने आपको बताया कि ये जो है वो पाकिस्तानी कैनेडियन फॉर्मर पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर था जो बाद में कैनेडियन सिटीजन बन गया और अमेरिका में रहता था। इसके ऊपर आरोप यह लगा है कि इसने लॉजिस्टिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है लश्कर-ए-तैयबा। लश्कर-ए-तैयबा जो है ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्लेम किया था मुंबई आतंकवादी हमले का। तो उस मुंबई आतंकवादी हमले में इसने क्या किया था, एक टूरिस्ट वाला जो कंपनी है उसने खोला था, जिसके तहत वो जो डेविड हेडले है, इसी टूरिस्ट इसकी जो कंपनी थी इसी के अंडर जो है वो इंडिया आता है, यहाँ पे घूमता है, यहाँ पे बहुत सारी फोटोज लेता है और वो सब फोटोज जो है वो लश्कर-ए-तैयबा की टीम को देता है। तब उसी फोटोज के अकॉर्डिंग लश्कर-ए-तैयबा के जो आतंकवादी हैं वो इंडिया आते हैं और अटैक प्लान करते हैं। तो ये एक तरह से इनडायरेक्टली जो है उसमें शामिल था, ये प्लॉटिंग में शामिल था, ये फाइनेंशियली सपोर्ट करने में शामिल था। इसके ऊपर ये जो है वो आरोप लगा है। तो इसके ऊपर इसको 2009 में USA में जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है और फिर 2025 में इसको जो है एक्स्ट्राडाइट किया जा रहा है आफ्टर 17 ईयर्स। तो ये टाइमलाइन क्या है, तो 2008 में मुंबई आतंकवादी हमला होता है जो कि पूरे ह्यूमैनिटी को शर्मसार करने वाला था। इसके बाद 2009 में इसको अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन हमारी प्रोसेस इतनी ज्यादा स्लो थी कि 17 साल लग गया इसको एक्स्ट्राडाइट करने में। बट आफ्टर ऑल हमने ये दुनिया को दिखा दिया है कि हम किसी भी आतंकवादी को या आतंकवाद में सम्मिलित किसी भी इंसान को जो है वो सबक सिखा के रहेंगे। और ये इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। क्यों? क्योंकि ये जो तहव्वुर हुसैन राना था इसको USA में पकड़ा गया, ये कैनेडियन सिटीजन था और तब इसको एक्स्ट्राडाइट किया जा रहा है इंडिया में। अब देखिए इसके रिगार्डिंग एक और चीज जो निकल के आती है वो ये कि अब जो ये टीम बना गया है, स्पेशल जो कोर्ट लगेगा उसमें जो गवर्नमेंट का स्टैंड तुषार मेहता लगेंगे, इनका जो टीम बना गया उस टीम में कौन कौन लोग हैं, क्योंकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से आ सकते हैं। तो इस टीम में तुषार मेहता है जो कि सॉलिसिटर जनरल हैं। तो ये जो तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल हैं, इनके अलावा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी हैं जिनको SV राजू, उसके बाद एक दयान कृष्ण है, उसके बाद नरेंद्र मान है। तो इनको बोला गया है कि आप जो है राणा का केस जो है वो प्रोसिक्यूट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद राणा जी भले माफ कर देते हैं पर राणा जी को माफ नहीं किया जाएगा इस बार। तो देखिए NIA के द्वारा एक स्पेशल कोर्ट बनाया गया है। NIA क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ये केसेस जब ये स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा तो ऑफ कोर्स स्पेशल कोर्ट के बाद उसकी अपील जो है वो हाई कोर्ट में की जाएगी। तो हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में। तो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, पूरा जो प्रोसीजर है वो इसी की टीम, जो इन्हीं की टीम तुषार मेहता जी के अंदर में ही जो टीम है वो लीड करेंगी। और इनको 3 साल का टाइम दिया गया है कि 3 साल के अंदर में जो है इनको काम निपटाना होगा, पूरा ट्रायल कंप्लीट करना होगा। और एक यही फायदा है NIA के अंडर में रहने का, स्पेशल कोर्ट का जो फायदा है वो यही है कि जल्दी हो जाएगा। हमने देखा है कि
कसाब को कितने साल तक हम बिरयानी खिलाते रहे जेल में, लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं आने वाला है। इससे रिलेटेड जो लीगल फ्रेमवर्क है, एनआईए एक्ट आता है, बीएनएस आता है, भारतीय न्याय संहिता, तो इसके रिगार्डिंग जो है नागरिक सुरक्षा, तो इसके रिगार्डिंग क्या क्या है, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसा नहीं आएगा तहव्वुर हुसैन राणा कौन है, क्योंकि आप तो इसके ऊपर में खट से आंसर मार दोगे, तो इसी से रिलेटेड जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। अब देखिए क्या होता है, 26/11 मुंबई अटैक के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, यादें ताजा कर लेते हैं। जो यादें ताजा मतलब इतनी अनहोनी चीज हुई थी पाकिस्तान के द्वारा, और उस टाइम पे हम लोग इतना ज्यादा सॉफ्ट थे कि सोचो 166 लोग, ये गवर्नमेंट का डेटा है कि 166 लोग जो हैं वो मारे गए, फिर भी हम लोग जो है वो डॉजियर भेजते रहे पाकिस्तान को, प्रूफ देते रहे, हमने कुछ नहीं किया। और वही 26 लोगों की मृत्यु होती है आतंकवादी हमले में, हमने पूरे पाकिस्तान को जो है वो नस्तो नाबूद कर दिया। तो ये होती है हमारी फॉरेन पॉलिसी, ये होता है हमारा गवर्नमेंट स्टैंड, जो कि धीरे धीरे हमारा चेंज हो रहा है। हम पहले सॉफ्ट कंट्री से, अब हम जो पहले डिफेंसिव कंट्री से जो है हम अब अटैकिंग कंट्री में कन्वर्ट हो रहे हैं, इससे यही चीज लगता है। तो ये 4 दिन तक जो आतंकवादी हैं, लश्कर तैयबा के द्वारा आतंकवादी हैं, 4 दिन तक हमारे यहां, चाहे वो ताजमहल पैलेस होटल हो, ओबराय ट्राइडेंट हो, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो एक बड़ा सा स्टेशन है, नरीमन हाउस हो, यहां पर वो कंटिन्यूअसली फायर करते हैं, जिसमें 166, ये भी गवर्नमेंट डेटा है, ज्यादा भी हो सकता है, 600 लोग घायल हुए थे। और इससे हमने जो है वो, इसी के बाद ये एक ऐसा स्टेप था कि हमने सोचा कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो इसमें काम नहीं कर पाई। कहां थी हमारी आईबी, कहां थी हमारी रॉ? इसीलिए हमने क्या किया, इसी 26/11 हमले के बाद हमने एनआईए जैसा जो चीज है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमने बनाया, जिसके ऊपर में हम आगे बात करेंगे। पर ये जो हम स्पेशल प्रोविजन, ये जो कोर्ट बना रहे हैं, जिसके ऊपर में हम 3 साल के अंदर में तहव्वुर राणा को निपटाने की कोशिश करेंगे, ये है क्या, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहले हम जस्टिस देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो यही होता है कि जो भी लोग इस आतंकवादी हमले में मारे गए थे, चाहे घायल हुए थे, उनके लोग वो तो चले गए, लेकिन उनके जो सगे संबंधी हैं उनको ये न्याय मिलेगा इस चीज से। उसके बाद हम टेररिज्म से लड़ने का जो हमारा स्टैंड, सरकार का स्टैंड रहा है, ये भी क्लियर होगा। और इस एक्स्ट्राडिशन से एक चीज तो और तय हो गया है कि इंडिया और यूएस के बीच में जो टेररिज्म है उसको लेकर के एक स्टैंड जो है वो और मजबूत हो गया है, ये दिख रहा है। नेशनल सिक्योरिटी के भी इशू ऊपर में था कि, तो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के भी हमने एक मैसेज दिया है। पर ये सब चीजें आपके एग्जाम में नहीं आएंगी, जो आपके एग्जाम में आएंगी वो होगा ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये है क्या, मैंने आपको बताया है कि ये जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ये 26/11 जब हम आईबी हमारी काम की नहीं हुई, जब हमारा रॉ काम का नहीं हुआ, तब जो है हमने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाया, तुरंत 26/11 हमले के बाद 2008 में। उसके बाद ये 26/11, ये जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ये काम क्या करती है? कई बार क्या होता है, आईबी जब दूसरे स्टेट जाती है तो दूसरे स्टेट के जो लोग हैं, जो सरकार है, वो मना कर देते हैं कि आईबी हमारे देश में नहीं रहेगी। इसीलिए इनके पास जो पावर है वो पूरा नेशन वाइड जुरिस्डिक्शन का है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मतलब पूरे देश के लेवल पे इनका एजेंसी जो है वो काम करेगा। और ये जो है वो स्टेट पुलिस को भी ओवरराइड कर सकती है, वो स्टेट पुलिस को भी बोल सकती है अबे भाग यहां से, ठीक है। तो इनके पास इतना पावर है। इससे पहले क्या होता था कि कोई भी जो स्टेट गवर्नमेंट होती थी वो अपने पुलिस को लगा करके जो है इनके जो एक्टिविटीज होती थी, इनका जो केस होता था, इनका जो इन्वेस्टिगेशन होता था, उनके बीच में हर्डल डालने का काम करती थी। लेकिन अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास ऐसा नहीं होगा। पर ये जो ऑफेंसेस, कौन कौन सी ऐसी ऑफेंसेस हैं जो ये हैंडल करते हैं? तो सबसे पहला टेररिज्म, आतंकवाद को लेकर इनका जो है वो रहता है कि आतंकवादी गतिविधि जहां भी होती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसको एक्टिवली मॉनिटर करती है। वॉर अगर होता है, ठीक है, कि चाइना पाकिस्तान को लेकर जो थ्रेट रहता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब जो लोगों को इलीगली जो है वो सेल किया जाता है, खरीदा जाता है, साइबर क्राइम्स को लेकर के इनका रहता था। और आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किन किन ऑफेंसेस को हैंडल करती है। आप 3-4 याद रखोगे आप, टेररिज्म, वेजिंग वॉर, उसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग और साइबर क्राइम। डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। इस 4 में से कोई एक दूसरा दे देगा, ठीक है, दूसरा इस चारों ऑप्शन में चारों ऑप्शन रहेगा, एक ऑप्शन चेंज कर देगा एंड बोलेगा इसमें से गलत ऑप्शन कौन सा है, नॉट इनकरेक्ट।
तो इसमें से आप इसीलिए ये कीवर्ड्स जो है वो आप याद रखेंगे। अब ये कौन कौन से लॉज के अंदर में काम करती है? यूएपीए लॉज के अंदर में काम करती है, एटॉमिक एनर्जी के अंदर में काम करती है और एंटी हाईजैकिंग एक्ट के अंदर में काम करती है। ये जो है वो स्पेशल कोर्ट भी बनाया जा सकता है इनके अंडर में, जो स्पीडी ट्रायल करेगी और हम जो है वो ज्यादा दिन तक किसी भी आतंकवादी जो केस है उसको ज्यादा दिन नहीं खींचेंगे। उसके बाद यूएपीए जिसको मतलब जो हमारे देश में एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह बन के उभरता है, उसके बारे में हम देखते हैं कि ये अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट होता क्या है और ये अभी भी इंडिया में क्यों एस्टैब्लिश्ड है। तो इसको सबसे पहले 1967 में लाया गया था। 1967 में लाया गया था और इसको बहुत बार अमेंड किया गया। 2004 में अमेंड किया गया, 2008 में अमेंड किया गया, 2012 में अमेंड किया गया और 2019 में अमेंड किया गया। 2019 में जो अमेंड होता है इसके ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, लेकिन उससे पहले देखिए कि ये अनलॉफुल एक्टिविटीज को डिफाइन करता है कि क्या हो सकता है अनलॉफुल एक्टिविटीज। तो बोलता है कि जो सॉवरेनिटी, इंडिया के सॉवरेनिटी को खतरा पहुंचाएगा, जो इंटीग्रिटी को खतरा पहुंचाएगा, उसी को हम जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज बोलेंगे। और जो भारत से अलग होने की बात करेंगे, जो भारत में आतंकवाद फैलाने की बात करेंगे, हम उनके ऊपर में निगरानी रखेंगे और उनको अनलॉफुल एक्टिविटीज में लाया जाएगा। ये एक्ट का मतलब ये है कि जो भी अनलॉफुल एक्टिविटीज हो रही है, आतंकवाद से रिलेटेड चीजें हो रही है, इंडिया के सॉवरेनिटी संप्रभुता के ऊपर में खतरा आ रहा है, इंडिया से लोग अलग होने की बात कर रहे हैं, तो वैसे सारे एक्टिविटीज जो है वो इस एक्टिविटी में आएंगे। और इस एक्टिविटीज के हिसाब से हम क्या करते हैं, टेररिज्म होता क्या है, डिफाइन क्या होता है टेररिज्म, आतंकवाद का डेफिनेशन क्या है, यह भी डिफाइन करता है। क्योंकि अगर हम आतंकवाद का डेफिनेशन तय करेंगे तब तो हम बोलेंगे ना कि ये जो एक्टिविटी है वो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सटीक बैठता है। तो इसीलिए इस एक्टिविटीज को हम टेररिज्म वाला एक्ट बोल सकते हैं, इसको हम टेररिज्म बोल सकते हैं। तो ये डिफाइन करता है, क्या डिफाइन करता है कि ये थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल चीज है। एक देखिए कि टेररिज्म को डिफाइन करता है कि जो अगर मृत्यु हो रही है तो ये टेररिज्म है, अगर आप प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हैं तो ये टेररिज्म है, ठीक है। अगर आप एसेंशियल सर्विसेज जैसे मेडिकल सर्विसेज होती है, एम्बुलेंस को रोक रहे हैं, ये भी टेररिज्म है, ठीक है। ट्रैफिक वायलेट कर रहे हैं तो ये भी टेररिज्म है। तो इसीलिए ये जो डेफिनेशन तय करता है ये थोड़ा सा इसका कमजोर एंगल है, जिसकी वजह से इसके ऊपर में कंटिन्यूअसली कई बार लोगों ने सवाल उठाए हैं। लेकिन अब इसके अंडर का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो क्या होता है कि हम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके अंदर बैन करते हैं। यूएपीए के अंदर 2019 से पहले क्या था कि हम ऑर्गेनाइजेशन जो भी एक्टिविटीज, टेररिस्ट एक्टिविटीज होती थी, उनमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन शामिल होती थी, चाहे टीआरएफ हो, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको हम क्या करते थे, अनलॉफुल बोल देते थे, उसको हम टेररिस्ट बोल देते थे। जैसे हम लश्कर तैयबा को इस यूएपीए के तहत जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। इसमें पनिशमेंट क्या दे सकते हैं, तो हम 7 साल तक का सजा दे सकते हैं, ठीक है। लाइफ इंप्रिजनमेंट भी दे सकते हैं, 3 सजा दे सकते हैं। सबसे कम वाला सजा जो है 7 साल का सजा, उसके बाद हम लाइफ इंप्रिजनमेंट दे सकते हैं और उसके बाद डेथ तक भी इसमें दिया जा सकता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद 2019 में जो अमेंड होता है इसमें, तो हमने बहुत बड़ा अमेंडमेंट 2019 में लेके आए हैं कि अभी तक जो यूएपीए था उसमें हम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को ही टेररिज्म बोलते थे, ऑर्गेनाइजेशन को ही हम टेररिस्ट बोलते थे। लेकिन 2019 के बाद हमने क्या बोल दिया है कि चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई इंडिविजुअल ही क्यों ना हो, उसको भी हम यूएपीए के अंदर में ला सकते हैं। तो यहां पे बोला गया है इंडिविजुअल जो है उसको भी हमने इस टेररिज्म वाले एक्ट में, यूएपीए के वाले सेशन में लेके आए हैं कि चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, वो सब जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होगा उसको हम यूएपीए के अंदर में लाएंगे। और यह भी बोला गया है कि आतंकवाद से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी रहेगी उसको भी एनआईए के द्वारा, यूएपीए के द्वारा जो है वो सीज किया जा सकता है। इसी में स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएंगे ट्रायल्स के लिए, ठीक है। और उसके बाद ये एक जो सबसे अच्छा प्रोविजन है वो ये कि 180 दिन के लिए, अच्छा प्रोविजन नहीं है, यूएपीए में 180 दिनों के लिए जो है वो लोगों को कस्टडी में रखा जा सकता है। ये चीज यहां पे 180 दिन इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि यूएपीए में जो 2019 में अमेंडमेंट हुआ था उसमें क्या क्या क्लॉज था, तो हम ये बोलेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ अब इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट हम घोषित कर सकते हैं। टेररिस्ट से रिलेटेड जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं। इसके अंडर में स्पेशल कोड बनाया जा सकता है। और डिटेंशन, कितने दिन का डिटेंशन होगा, तो 180 दिन, समझ में आया, 6 महीने। उसके बाद क्या है,
उसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा जो BNSS 2023 है, 2023 में इसको लाया गया है। ये CRPC जो लॉ है हमारा 1973 का, उसके अंडर में उसको रिप्लेस किया जाएगा। पहले CRPC था हमारे देश में, अब CRPC की जगह पे BNSS होगा। उसके बाद इस BNSS जो है वो 3 लॉज पास किए गए। एक जो है वो भारतीय न्याय संहिता है, दूसरा जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, और तीसरा जो है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि CRPC लॉज जो है उसको रिप्लेस करेगा। इसमें क्या क्या चेंज लाया जाएगा, तो अब डिजिटल FIR भी अब जो है वो सबमिट किया जाएगा। पहले सिर्फ थाने में जाके FIR आप कर सकते थे, अब जो है आप ऑनलाइन FIR भी कर सकते थे। अब आप वीडियो कॉल के जरिए भी आप जो है कोर्ट ट्रायल्स में पार्टिसिपेट कर सकते थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी कर सकते थे। उसके बाद इसमें टाइमलाइन भी एडजस्ट कर दिया गया है कि अगर सीरियस क्राइम है तो उसके अंदर में 90 दिनों के अंदर में चार्जशीट जो है आपको फाइल करना है। उसके बाद इसमें बेल एंड डिटेंशन में क्या है कि अगर टेररिस्ट एक्टिविटीज है तो बेल मिलना मुश्किल इसमें हो जाएगा। उसके बाद स्पेशल कोर्ट्स वगैरह बनाया जाएगा, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ही है। क्या चेंज किया जाएगा, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया गया है इसमें, ताकि जो कोर्ट केसेस, कोर्ट ट्रायल है, कोई तमिलनाडु में रह रहा है, उसका दिल्ली हाई कोर्ट में उसका केस चल रहा है, तो तमिलनाडु के थ्रू वीडियो कॉल के जरिए जो है इसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता था। ठीक है, ये चीजें भी है। उसके बाद अब यहां पे देखिए एक और आगे चीज है अटॉर्नी जनरल का। तो आपसे अटॉर्नी जनरल क्या होता है, सबसे पहले ये मुझे बताइए कि आप पूछोगे कि सर हम तो सॉलिसिटर जनरल पढ़ रहे थे, तो सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, इसको जानने के लिए हम अटॉर्नी जनरल समझते हैं। तो अटॉर्नी जनरल जो है वो आर्टिकल 76 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल का कॉन्सेप्ट है। अटॉर्नी जनरल होता क्या है, तो ये अटॉर्नी जनरल जो है वो यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट है इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसमें, लीगल मैटर्स में। कहां, कोर्ट में। अगर यूनियन, देखो कोर्ट केसेस होता है, और अगर उस कोर्ट केसेस में यूनियन गवर्नमेंट भी इंक्लूड है तो उस यूनियन गवर्नमेंट का स्टैंड, अब तो ऐसा नहीं है कि PM मोदी जी जाएंगे, चाहे द्रौपदी मुर्मू जी जाएंगे कोर्ट केस में, तो उनकी तरफ से कोई तो खड़ा होगा, सरकार की तरफ से कोई तो खड़ा होगा कोर्ट में। तो इसीलिए सरकार की तरफ से अगर कोई स्टैंड लेता है तो वो कौन होता है, वो अटॉर्नी जनरल होता है, वो अटॉर्नी जनरल होता है। तो लीगल मैटर्स में, और इससे रिलेटेड जो भी एडवाइस दे सकता है वो भी अटॉर्नी जनरल दे सकता है। और ये कौन होता है, अटॉर्नी जनरल होता कौन है, तो ये होता है कोई सीनियर एडवोकेट जूरिस्ट, तभी तो वो सरकार का स्टैंड कोर्ट केस में लेता है ना। वकील, सरकार का वकील कौन होता है, तो अटॉर्नी जनरल। तो आप ये ऐसे याद रखेंगे। इसको चुनता कौन है, क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं, नहीं, इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चूज किया जाता है। इनका रोल क्या होता है, तो ये गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं। कोई लीगल केस होता है, कोई लीगैलिटी कुछ भी होता है, तो इसके रिलेटेड कुछ भी होता है तो ये अटॉर्नी जनरल जो है वो जो एडवाइस करते हैं। ठीक है, और ये यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट और दूसरे कोर्ट्स में भी ये स्टैंड लेते हैं। और अभी के टाइम पे जो अटॉर्नी जनरल हैं वो R वेंकट रमनी है। ठीक है, तो ये थे हमारे अटॉर्नी जनरल। अब देखिए, जैसे अटॉर्नी जनरल, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्राइम मिनिस्टर के अंडर में बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, उसी तरीके से अटॉर्नी जनरल, सिर्फ अटॉर्नी जनरल का ही मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। अटॉर्नी जनरल जो है सबसे ऊपर होते हैं, उनके नीचे में होते हैं सॉलिसिटर जनरल, उसके नीचे में होते हैं सॉलिसिटर जनरल। जो अभी सॉलिसिटर जनरल कौन है, तुषार मेहता है। तो क्या सॉलिसिटर जनरल का मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में है, अटॉर्नी जनरल का तो मेंशन है आर्टिकल 76 में, तो क्या सॉलिसिटर जनरल का मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, नहीं है मेंशन। ठीक है, तो और सॉलिसिटर जनरल के अलावा और भी जनरल होते हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं। ठीक है, तो ये था अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ये था हमारा आज का अटॉर्नी जनरल। अब देखिए, आपसे रिलेटेड जो ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो क्या आ सकते हैं कि 26/11, ये मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा हूं कि 26/11 जो आतंकवादी गतिविधि हुआ था, उसमें जो SPP बनाया गया था, स्पेशल प्रोविजन जो बनाया गया था, वो कौन से एक्ट के तहत बनाया गया था, क्या CRPC एक्ट के तहत बनाया गया था, UAPA के तहत बनाया गया था, NIA के एक्ट के तहत बनाया गया था, तो ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एक्ट के तहत बनाया गया था। तो ये था आज का सेशन, इसीलिए मैंने आपको NIA एक्ट बताया, UAPA बताया, BNSS बताया, अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया, ताकि आपका इस न्यूज से रिलेटेड जो भी पॉलिटी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो सकते हैं, चाहे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, ताकि आपका क्लियर हो जाए। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए प्लीज
आप नीचे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम भी इसी नाम से, यूजर नेम से है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को थम्स अप दीजिए और नीचे कमेंट दीजिए अपना, आपका क्या ओपिनियन है। फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट सेशन में किसी और टॉपिक को डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग।